नमस्कार मित्रों। कर्क लगन ये कर्क राशि और अप्रैल का गोचर। आज बात करेंगे हम इस हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही है कि अप्रैल का जो ग्रह का गोचर है वो कर्क लगन या कैंसर ascendant के लिए कैसा रहेगा। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व बात कर लेते हैं कैंसर के लिए कि जो कर्क लगन अथवा कर्क राशि राशि के लोग हैं वो कैसे होते हैं। देखिए बेसिकली जो 4 नंबर से इसको इंगित करते हैं कि ये 4 नंबर है तो ये कर्क राशि हो गई। और चौथा भाव कालपुरुष जन्म पत्रिका का चौथा भाव इसका एक मेन स्थान है, एक मेन प्लेस है जहां पर इनकी होल लाइफ ये भ्रमण करते हैं। चौथा भाव जो होता है वो हमारे सुखों का भाव होता है, हमारी प्रॉपर्टीज का, हमारे वाहन का, हमारी माता का भाव होता है। तो ऐसे लोग जो कर्क लगन के हैं, एक तो इनके अंदर एक मदर नेचर होता है, दूसरा प्रॉपर्टी से, सुखों से बहुत लगाव होता है, माता से बहुत लगाव होता है। तो ओवरऑल ये लोग कह लीजिए फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी होते हैं। अगर फीमेल है और कर्क लगन के हैं तो ये जान लीजिए ऐसी लेडी जो है वो एक अच्छी फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी या घर को चलाने के जो भी जरूरी गुण हैं वो सारे इनमें समाहित होते हैं। क्योंकि एक वाटर एलिमेंट है तो थोड़े से कहीं ना कहीं ये लोग ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, ओवर इमोशनल पर्सनालिटी होती है, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साफ होते हैं, आंख मूंद कर किसी पर ही भरोसा कर लेते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इनको लाइफ में बहुत धोखे मिलते हैं। इसके अलावा जो ये एक मूविंग साइन होता है, यानी कि इनके निर्णयों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज रहती रहती है। चंद्रमा है, चंद्रमा जो कि मन का कारक होता है और भगवान शिव की उपासना करने से हम इसको मजबूत कर सकते हैं। अगर किसी का कर्क लगा रहे और चंद्रमा अच्छी जगह प्लेस नहीं है और इस तरीके की समस्या है, मन कमजोर है, तो आप इस तरीके की चीजें कर कर भगवान शिव की उपासना कर कर अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें नक्षत्रों की पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, यानी कि गुरु, शनि और बुध और साथ में चंद्रमा, ये बड़े प्लैनेट्स हैं जिनके गुण धर्म आप में समाहित होते हैं और इनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर होती है। और यहाँ पर अगर बात करूं तो 4 नंबर राशि में जो होते हैं जुपिटर उच्च के होते हैं, इसलिए इनकी जो नॉलेज की जो कैपेसिटी होती है ना बहुत हाई लेवल की होती है। और यहाँ जो है मंगल नीच के होते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मैं इनको नहीं कहूंगा। यानी कि मंगल नीच के, यानी कि कहते हैं ना कि जितने ये लोग ओवर सेंसिटिव, बट मैंने बोला ओवर इमोशनल बोला, तो वो मंगल नीच क्या रहा इसके वजह से हो रहा है, क्योंकि ना हर चीज को अपने ऊपर ले लेना और जो है वो हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, इस तरीके की चीजें इनमें एक अच्छी क्वालिटी इस तरीके की नहीं होती। ओवरऑल ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी होते हैं। मून इनके जो प्लेनेट होते हैं वो भी वाटर साइन प्लेनेट है, ठंडे ग्रह हैं, स्त्री ग्रह हैं। बहुत मैं इनके बारे में कहूँ तो मैं इनको बहुत अच्छी एक ग्रह, एक अच्छी एक लगन मानता हूँ। और ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये भी जान लीजिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ उच्च के पाए जाते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा कैंसर के ऊपर कि कर्क लगन के लोग कैसे होते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की गोचर की कि ये वो कर्क लगन अथवा कर्क राशि के लिए कैसे रहने वाला है। देखिए बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। अब बात कर लेते हैं, देखिए क्योंकि चंद्रमा जो होता है, मून एक महीने में पूरा ही चक्कर लगा लेता है, तो प्रोडक्शन में बाकी लोगों में तो हमें शामिल करना पॉसिबल नहीं, लेकिन चूंकि इनका ही लगन है तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है फर्स्ट लॉर्ड चंद्रमा 1 से 2 अप्रैल तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी कि थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड होगा 2 दिनों का, इस पीरियड में अपने सिबलिंग, अपने नेबर्स से ये जो अपने रिश्ते सुधारते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, उसमें भी फायदा इनको होगा। इसके अलावा बात करते हैं 3 और 4 अप्रैल को ये 4th हाउस में होंगे, यानी कि ये इनका पक्का घर है। तो कहीं ना कहीं माता से अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे, माता से अच्छा तालमेल रहेगा, घर प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। 5 से 7 अप्रैल तक ये रहेंगे आपके पंचम भाव में। संतान के प्रति बेहतर रिजल्ट है आपको मिलेंगे, संतान से अच्छे संबंध, अच्छी एक अप्रोचेस रहेंगी। बात करते हैं इसके बाद आपके जो है 8 से 9 अप्रैल ये धनु छठे भाव में रहेंगे। कहीं ना कहीं, हालांकि छठा भाव है, त्रिक भाव है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ का इशू यहाँ रह सकता है। जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी नहीं ना, वो भी 12th में है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके 10 से 12 अप्रैल ये रहेंगे सेवेंथ हाउस में और अपने ही घर को देखेंगे। ओवरऑल यहाँ पर ये बहुत, हालांकि केंद्र का भाव है, लेकिन ये वहां पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, क्योंकि सैटर्न का घर है, यहाँ विष योग लगेगा, तो कहीं ना कहीं मन खिन्न रहेगा। और शायद कह लीजिए कि जो
आपके आपके स्पाउस के बीच जो विवाद चल रहे थे, तो कहीं न कहीं उसको आप सुधारते हुए तो नज़र आएँगे, लेकिन फुल्ली सैटिस्फाई आप नहीं रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 15 से 16 अप्रैल ये रहेंगे, सॉरी 13 से 14 अप्रैल ये रहेंगे अष्टम भाव में, वहाँ भी दिक्कतें रहेंगी। राहु भी वहाँ बैठा हुआ है, ग्रहण का चंद्र मतलब कहते हैं ना एक ग्रहण दोष लगेगा, और साथ में राहु है, शनि की राशि है, और मरकरी बैठे हैं, वो भी इनको शत्रु मानते हैं अपना, तो नो डाउट नॉट अ कंफर्टेबल टाइम कि जो जो पीरियड रहेगा 10 से लेकर 14 अप्रैल तक का वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। जैसे ही 15 अप्रैल आएगा, 15-16 अप्रैल ये नवम भाव में देखेंगे, बहुत बेहतर योग रहेगा, अपने मित्र के घर में होंगे और केंद्र भाव में होंगे, भाग्य में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 17 से 18 अप्रैल ये 10th हाउस में रहेंगे, फोकस पूरा इनका अपने वर्किंग प्लेस पर रहेगा, अपने प्रोफेशन पर रहेगा। 19 से 20 अप्रैल ये जो है 11th हाउस में रहेंगे, इनकम को जनरेट करेंगे, नए नए इनकम के रिसोर्सेज जो है इनको प्राप्त होंगे। 21 से 22 अप्रैल ये 12th हाउस में रहेंगे, वहां पर पीड़ित रहेंगे, व्यय अधिक होगा। 23 से 24 अप्रैल लगन में रहेंगे, बहुत बेहतर योग होगा, स्वास्थ्य के प्रति बहुत बेहतर योग रहेगा ये। इसके बाद 25 से 27 अप्रैल ये सेकंड हाउस में रहेंगे, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। 28 से 19 अप्रैल ये फिर से थर्ड हाउस में रहेंगे, ये आपके छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, और अगर थर्ड हाउस एरिया में काम कर रहे हैं तो वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। 30 अप्रैल को महीने का आखिरी दिन ये पुनः चौथे भाव में आएंगे, पुनः जो है घर प्रॉपर्टी के अच्छे योग बनाएंगे। तो ये तो रहा चंद्रमा के हिसाब से मैंने जो है डेट वाइज स्प्रेड कर दिया। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की केतु बैठे हुए। ओवरऑल सेकंड हाउस में केतु बैठे हो तो कहीं ना कहीं घर वालों से बातचीत में कमी तो यहाँ देंगे देंगे, घर से डिटैच करेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर अगर आप जितना भी एक्यूमुलेट, क्योंकि एक्यूमुलेशन का भी भाव है, आप अगर वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं और सारा ध्यान आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने पर है, पूरी प्री प्लानिंग से कर रहे हैं, तो यहाँ आप फेल हो जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अपना ध्यान इस चीज से हटा लें कि कितना मेरे को वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है, कितना करनी है। ओवरऑल 5 दिसंबर तक का पीरियड है, तब तक आप थोड़ा संयम बरतें। इसके बाद बात करते हैं, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक समस्या यहाँ पर और हो सकती है कि यहाँ पर एक अष्टम भाव से जोड़ेंगे यहाँ पर, और 10th भाव से आपको केतु जोड़ेगा, छठे भाव जोड़ेगा, लेकिन नौकरी के लिए बेहतर योग बनाएगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं, थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि जो छोटी मोटी यात्राएं करेंगे, और अगर 8th हाउस एरिया में जुड़े हुए हैं, 8th हाउस एरिया से काम कर रहे हैं तो बेहतर है। अदरवाइज थर्ड हाउस के एरिया से काम कर रहे हैं तो ऑब्स्टिकल रहेंगे, छोटी मोटी यात्राओं में ऑब्स्टिकल, या कह लीजिए कि छोटी मोटी यात्राएं ही आपको ऑब्स्टिकल देंगी। बात करते हैं, और एक इसके साथ सिबलिंग तथा छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में थोड़ी सी दरारें, बाधाएं यहाँ दिख रही हैं। फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ लॉर्ड बैठे आपके 10th हाउस में, अपने भाव को देख रहे हैं, बहुत उत्तम योग है। घर वाहन प्रॉपर्टी के बेहतर योग है, माता के साथ बहुत बेहतर योग है, और कह लीजिए माता आपके वर्किंग प्लेस पर आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी, इस तरीके की योग। बात करते हैं पंचम भाव की, पंचम लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th भाव में, एक त्रिकोण का भाव का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव बैठा है, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है। चिल्ड्रन, ग्रांड चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर योग है, किसी से प्रेम करते हैं बेहतर योग है, बड़ी यात्राओं के आई मीन टू से हायर एजुकेशन के लिए बेहतर योग है। ओवरऑल दोनों त्रिकोण, या के लिए धर्म भाव, धर्म के कार्य करेंगे इस पीरियड में आप, और बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छा योग मैं कहूंगा। पंचम भाव को लेकर स्टूडेंट हैं, जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी पंचम लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, तो मैं कहूंगा ओवरऑल बेहतर बेहतर है। मैरिज के लिए भी ये टाइम बहुत खराब नहीं है, मैं कहूंगा। अगर पंचम भाव के लॉर्ड की बात करूं तो ठीक है, लेकिन जुपिटर की बात करूं तो वहां से थोड़ा सा नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मैरिज के चांसेस यहाँ पर हैं। छठे भाव की बात करते हैं, छठे भाव के स्वामी बैठे हैं 12th हाउस में, अगर नौकरी तलाश रहे हैं तो अब देखिए नौकरी का भाव की बात करूं, 12th में है तो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज, लीगल एरियाज हो गए, लीगल फील्ड्स हो गए, एंड हॉस्पिटल के फील्ड्स हो गए, मेडिकल फील्ड हो गए, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, इन सब एरियाज में अगर सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तब भी बेहतर है, नहीं भी ढूंढ रहे तब भी बेहतर है, क्योंकि केतु कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर इनको। तो कहीं ना कहीं नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th हाउस एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड हाउस पॉइंट एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड 6th हाउस एरियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उत्तम योग यहाँ बना हुआ है। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th हाउस में। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है यार कि बहुत मेहनत करने के बाद ही, बहुत एफर्ट्स करने के बाद ही वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो शादी कर लीजिए, भाग उदय हो जाएगा। एक रेमेडी भी हो गई, एक योग भी बना हुआ है। अगर किसी के वर्क चार्ट में 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है तो ये जान लीजिए विवाह के उपरांत उसका भाग उदय होगा। बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, उसके लिए बहुत बेहतर योग यहाँ बना हुआ है।
8th हाउस में राहु बैठे हैं, यानी कि अचानक से पाइल्स जैसी इश्यूज यहाँ पर ये आपको दे सकते हैं, लेकिन वहीं पर ये अचानक से आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से बहुत सारा धन दिलाएंगे। इन लॉस की तरफ से आपको कहीं ना कहीं धन व्यापार में कहीं ना कहीं आपकी बढ़ोतरी इन लॉस करेंगे। इस तरह की चीजें भी यहाँ देखने को मिल रही है। बात करते हैं नवम भाव में। नवम भाव में बैठे हैं आपके सेकंड लॉर्ड सन, यानी कि भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, कम एफर्ट्स में भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। योग कारक ग्रह बैठे हैं आपके मार्स, बहुत बेहतर योग है, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड अपने से यहाँ पर 12th हो गए, लेकिन धर्म के भाव में है, यानी कि आप सही और गलत में आकलन करके चीजों को करेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड 12th हो गए। मानना हो कि थोड़ा सा चैलेंजेस तो रहेंगे, लेकिन अच्छा भाव है, वो केंद्र का भाव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7th और 8th लॉर्ड सैटर्न भी यहाँ बैठे हुए हैं, यानी कि भाग्य में आपके स्पाउस सहायक रहेगी। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ रह सकता है। लेकिन यहाँ पर 11th लॉर्ड होकर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल भी यहाँ पर लाएंगे, कुछ ब्रेक भी यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं आप 8th हाउस एरियाज में काम कर रहे हैं, यानी कि इंश्योरेंस है या फिर इंडस्ट्री है आपकी, ऑकल्ट्स है, रिसर्च है, एंड क्या कहते हैं कि कोई फैक्ट्री है, या कोई लेबर क्लास काम, या ऐसा काम जिसमें आप लेबर के संग लेबर को लगा काम कर रहे हैं, यानी कि आपके अधीन लेबर काम कर रहे हैं, वो सारे मैनी काइंड ऑफ जो है एट्रीब्यूट्स, अगर इस टाइप की वर्किंग है तो निसंदेह भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। वीनस बैठा हुआ 10th हाउस में, वेल्थ का मालिक बैठा हुआ है, लेकिन मंगल के भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि नौकरी में या वर्किंग प्लेस में धन की कमी तो आपको रहेगी नहीं। इसके अलावा देखिए 11th हाउस की बात करता हूँ। 11th लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में, यानी कि कर्म के द्वारा आपके इच्छा पूर्ति, बेहतर योग। इसके अलावा बात करते हैं आपके 12th हाउस की। जुपिटर बैठे हुए हैं 12th हाउस में, 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, विपरीत राजयोग का बना हुआ है, जुपिटर बैठे हैं, यानी कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उस पर खर्चा हो सकता है, और साथ ही साथ डेफिशिएंसी ऑफ मनी यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ कह लीजिए कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वहां पर बहुत सोच समझ के, सोच विचार के आगे बढ़े, बुद्धि, क्योंकि जो अपोजिट चीजें हैं वो बहुत शक्तिशाली रहेंगी, बहुत बुद्धिमान रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको आगे चलना होगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है 14 अप्रैल को जो है एग्जल्टेड हो जाएंगे, यानी कि सूर्य अभी जो 9th भाव में है वो 10th हाउस में हो जाएंगे। बहुत बेहतर योग रहेगा। नौकरी में प्रशासनिक चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी, शासन प्रशासन से आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि वहां पर सूर्य एक तो उनको दिशा बल मिल गया, वहां पर उच्च के भी हो गए, बहुत बेहतर योग है। रेमेडीज की बात करें 17 अप्रैल को अवश्य है। राहु, जन्म का राहु अच्छा नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट है उसका, तो आप निसंदेह आप राहु की रेमेडी करें। सुबह जल्दी उठें, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इधर सामर्थ मंदिर नारियल भी आप दान कर सकते हैं। प्रदोष की बात करें 15 अप्रैल, और भौम प्रदोष आपके 28 अप्रैल, यानी कि बुध और भौम प्रदोष जो है 15 और 28 अप्रैल को लग रहे हैं। और क्योंकि आप के खुद के स्वास्थ्य, खुद के मन, खुद के निर्णय, मतलब सेल्फ एफर्ट्स को मजबूत करने के लिए आप निसंदेह भगवान शिव की उपासना करें, प्रदोष व्रत करें। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 5 अप्रैल की है, विनायक 20 अप्रैल की है। इवन कह लीजिए कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं, या मैनी काइंड ऑफ थिंग्स जो परेशान कर रहे हैं आपको, और टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, वहां पे कोई फायदा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। निसंदेह आप ये व्रत करें, भगवान गणेश की उपासना करें, देखिएगा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अक्षय तृतीय 19 अप्रैल की है। बेहतर दिन होता है सोना या कोई ऐसी धातु खरीदो जो स्थायी तौर पर आपके लिए मूल्यवान हो। पूर्णिमा 1 अप्रैल की है। मन को मजबूत करने के लिए, मूल मेडिटेशन करने के लिए बहुत उत्तम जो है रात्रि होती है। गज के योग 9, 10, 17, 23 और 30 अप्रैल को विद्वान रहेगा। क्वालिटीज की बात करें, फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी होती है, बेस्ट सनसाइन स्कॉर्पियो पाइसेस। हेल्थ इशू 8 और 9 अप्रैल को अधिक रहेगा। स्ट्रेस 13, 14 अप्रैल को अधिक रहेगा। वो दिन जिन दिन अधिक खर्चा हो सकता है 21 और 22 अप्रैल, वो 2 दिन होंगे। इन डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए। स्टोन, कोरल, व्हाइट पर्ल आपके लिए बेहतर है, और साथ ही साथ हनुमान भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद यहाँ रह सकती है। तो ओवरऑल ये जो महीना है, मैं कहूंगा कि डेफिशिएंसी ऑफ मनी तो फील होगी, घर में कोई बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के केसेस में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। परिवार कुटुंब के साथ संबंध बेहतर रहे, इस चीज का ध्यान रखें, संबंध खराब ना हो।
टूटे ना, बातचीत में कमी तो रह सकती है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ यहाँ तक सीमित ही यहीं तक सीमित रहे। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। ओवरऑल कह लीजिए भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और वेल्थ का कोई कमी यहाँ आपको नहीं रहने वाला है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बेहतर मैं कहूँगा। और इसके अलावा देखिए आपके अगर मैं कहूँ कि कर्क वालों के लिए जो स्पाउस होते हैं वो स्पाउस और आप में एक एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि एक तरफ चंद्र होते हैं, एक तरफ शनि होते हैं, एक विष युग लगा होता है। तो मैनेज करना वैसे ही बहुत टफ रहता है आप लोगों के लिए, लेकिन प्लेसमेंट प्लेनेट का अच्छा है तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती, आप मैनेज कर लेते हैं। तो ये छोटा सा प्रोडक्शन था ये कैंसर एसेंडेंट के लिए अप्रैल का महीना कैसे रहने वाला है। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में कैंसर एसेंडेंट है, प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।